ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जहां वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का, जिसमें सबसे पहले नजर डालते हैं पहली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे पर हैं और इसी क्रम में पीएम मोदी आज बिहार पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आए हैं। बता दें, बिहार में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत भी किया गया है, जहां उन्होंने एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित किया है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है और मैं जब तक देश में हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नवादा में हमेशा भाजपा और एनडीए को अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने भाजपा को सराहते हुए बिहार की जनता को लुभाने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आज भी आपका उत्साह ये साफ बता रहा है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। बता दें, पीएम मोदी के बाद रैली को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि बिहार में विकास तेजी गति से हो रहा है। साथ ही उन्होंने जनता से सवाल करते हुए उसका जवाब भी दिया और कहा कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी आप सब जानते हैं। आप शाम के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन आज आप घूम सकते हैं। इस दौरान नीतीश कुमार ने लालू यादव और राबड़ी देवी को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पति पत्नी ने 15 साल तक शासन किया लेकिन कोई काम नहीं हुआ। वहीं इसका पलटवार करते हुए मीसा भारती ने भी बड़ा बयान दिया है। पाटलिपुत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर हैं। उनके यानी कि भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हुए हैं और वे मुद्दाहीन चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने दावा भी किया कि वो रोजगार और किसानों की एमएसपी सहित अन्य मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। मोदी देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है। मैं भी आप ही की तरह गरीबी को जीकर यहां आया। मैं कभी भूल नहीं सकता कि 2014 के पहले देश में क्या स्थिति थी। करोड़ों देशवासी कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे या बेघर थे। देश के गांवों में ज्यादातर लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थे। गरीबों के पास न गैस कनेक्शन था, न नल से जल आता था। गरीब का राशन बिचौलिए खा जाते थे। अस्पताल में इलाज के लिए गरीब को दर दर भटकना पड़ता था। साथियों, गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है। जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और ये देखिए, चलो भाई, देशवासियों ने चंदा दिया, 1 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है। सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से, इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। क्या ये शोभा देता है क्या? शोभा देता है क्या?
इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। और इसलिए ये भी जानते हैं कि अगर मोदी की गारंटी ऐसे ही चलती रही तो इनकी वोट बैंक की दुकान ही बंद हो जाएगी। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना, इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। नवादा ने हमेशा भाजपा को, एनडीए को अपना भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद दिया है। और मैं देख रहा हूं आज भी आपका ये उत्साह, ये प्यार, ये साफ साफ बता रहा है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। लोकसभा के चुनाव प्रचार में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां पधारे हैं। मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि वे यहां पधारे हैं और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप सब जानते हैं कि जरूर विवेक ठाकुर जी भारी मतों से जीतेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री हम सबसे अनुरोध करना यही चाहते हैं और हम लोग भी इसी के प्रचार प्रसार में आप लोगों के बीच में आए, सब जीतिएगा। अब आप जानते हैं कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सहयोग मिलता है। अनेक कार्यक्रम वो चला रहे हैं और उसके चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप जान लीजिए कि बिहार में भी बहुत तेजी से काफी विकास हो रहा है। और याद करिए कि जब हम लोग 2005 में आए थे और 2006 से जो सारा काम शुरू हुआ वो तो नवंबर में हम लोग आए थे लास्ट में। 2005 का तो एक ही महीना और 2-3 दिन और पूरा का पूरा 2006 से जो काम हुआ, खाली याद रखिएगा और देख लीजिए कि जरा कम उम्र के लोग हैं वो पुरानी बातों को भूल गए। हम सबको चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजिए कि पहले क्या हाल था 5 के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। अब नई पीढ़ी का लोग है खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। क्या जान लीजिए कि 5 से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और 6 के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था।
आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था, आज सब जगह रास्ता बन गया। तो इसको भूलिएगा मत, हम लोग 18वें साल में हैं, ऐसा मत बूझिएगा कि इसके पहले उन लोगों को मिला था 15 साल। अब क्या काम किए थे? कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। देखिए आज एनडीए की लहर है बिहार में। देखिए 4 तारीख को तो हमने देख लिया, सुन लिया, दामाद के लिए वोट मांगे तो परिवारवाद तो उनके मुद्दे से गायब हो गया। अब नवादा आ रहे हैं तो भाषण देने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन देंगे। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके माध्यम के द्वारा बिहार की जनता को और देश की जनता को कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे मुद्दे, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम रोजगार सृजन करने की बात कर रहे हैं, 30 लाख रोजगार सृजन करेंगे। मोदी नजर डालते हैं दूसरी और सबसे जरूरी खबर पर। जी हां, आपको बता दें लोकसभा चुनाव को साधने के लिए और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। पार्टी के सभी बड़े और छोटे चेहरे कड़ी मेहनत कर रहे हैं और देश के हर कोने की जनता को साधने में लगे हुए हैं। जी हां, आपको बता दें पीएम मोदी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी या फिर बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी हो, सभी लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जनता को लुभाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको ये बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोझिकोड केरल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रोड शो किया है। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। वहीं इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चेन्नई पहुंची हैं, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित किया है और कहा है इस देश में ऐसे राज्य हैं जहां इंडी गठबंधन के साथी दलों ने जय श्री राम कहने पर लोगों की हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा कि आज यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ भगवान राम के चरणों में सिर झुकाए खड़े हैं। हमने वो दिन देखे हैं जब हम आंदोलन के दिनों में कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे और कांग्रेस वाले मजाक करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा कि हमने तारीख भी बताई है, मंदिर भी बनाया और अब राम की महिमा देखो कि जिन लोगों के भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था, भगवान राम ने उन्हें भी बुलाया है। वहीं इस दौरान मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अपना निशाना बनाया और जमकर बरसती हुई भी नजर आई हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कहना चाहती हूं कि तुम जैसे कई आए और कई गए हैं, हिंदुस्तान है, था और रहेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा पहुंची हैं, जहां उन्होंने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में हिस्सा लिया है। बता दें पीएम मोदी आज बिहार पहुंचे हैं, बिहार की जनता को साधने के लिए, और सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान पहुंचे हैं। आगे क्या कुछ होता है देखिए। भगवान राम का नाम लिया तो मुझे याद आया, Vinod, you are lucky. You are in a hall full of people who can very proudly say Jai Shri Ram. There are states in this country where the India Alliance partners kill people for saying Jai Shri Ram. It has happened in Bengal, it has happened in Kerala. Today, it is our greatest privilege that we stand here humbly with our heads bowed at the feet of Bhagwan Ram. ये तो छोटा है हमसे। हमने वो दिन देखे हैं जब हम कहते थे आंदोलन के वक्त मंदिर वही बनाएंगे और कांग्रेस वाले मजाक करते थे तारीख नहीं बताएंगे। तारीख बताई, मंदिर बना और राम भक्त की आप और राम की महिमा देखो कि जिन लोगों ने एफिडेविट देकर राम के अस्तित्व को नकार दिया, राम लला ने अपने प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में उनको भी बुलवाया, लेकिन अहंकार देखा उनका, उन्होंने राम का न्योता भी ठुकराया। अहंकार की चरम सीमा तो तब जब अपना नाम रखते हैं इंडिया अलायंस और केंद्र में दिल्ली में जाकर भारत तेरे टुकड़े होने का नारा देते हैं, उसका समर्थन करते हैं। अहंकार की सीमा पार हुई जब देश को आगाह करते हैं कि चुनाव के बाद देश में आग लग जाएगी। अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कह देना चाहती हूं, तुम जैसे कई आए कई गए, हिंदुस्तान है, था, रहेगा। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद करते हुए
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मेरे ऊपर पूरा विश्वास के साथ मुझे ये वापस टिकट दिया है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मैं पूरा प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस बार और भी अच्छा काम करके हमारे ब्रजवासियों की सेवा करूंगी। मैं पिछले 14 से 19 तक और 24 तक 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे बहुत कुछ मथुरा वृंदावन पूरा मथुरा क्षेत्र के काम करने का अवसर मिला, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे एक सपना था शुरू से कि मैं मथुरा को ऐसा मुझे दिखाना है, क्योंकि मेरा बहुत शुरू से मेरा लगाव था। मतलब अभिनेत्री मुझे यहाँ सांसद बनकर कुछ काम करने का इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में इच्छा थी कि भगवान कृष्ण की नगरी को एकदम बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाकर दिखाना है और इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट लाना चाहिए जो नहीं हुआ था पिछले कई सालों से। 60 साल से आजादी के बाद भी नहीं हुई थी, इसलिए शुरू में मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई थी कैसे मैं करूँ करके। लेकिन जब से हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी, जैसे प्रजनन विकास परिषद को उन्होंने मेरे साथ जोड़ा, तो उसके जरिए मैंने बहुत सारा काम करने का अवसर मिला। और पूरा बुकलेट वगैरह होगा, आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या काम करवाया है। अभी मैं इतना ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि केशव प्रसाद जी को और भी बहुत मीटिंग में जाना होता है, इसके लिए तो ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सिर्फ मध्य उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि विश्व की नजर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। क्योंकि ये चुनाव जो है हमारे प्रधानमंत्री को तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने का ये अवसर है और वो आप सबके हाथ में है। हम तो एक सांसद हैं मथुरा के, बाकी आपको 80 सीट पूरा उत्तर प्रदेश का दिलाना है, वो आप सब आगे लोग काम करेंगे तो ये मिल सकता है। तो जैसे पिछले दोनों बार आपने मुझे जैसे जिताया है और इस बार ऐसे कहते हैं कि यहाँ आपके विपक्ष में इतने ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको भी कम न समझे, वो समझे कि वो लोग भी उतना ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है, ऐसा समझकर हमें काम करना होगा। क्योंकि आप लोगों का क्या क्या कर्तव्य है आपको मालूम है और आप लोग बखूबी हो के निभाते आ रहे हैं। भगवान राम का नाम लिया। नजर डालते हैं तीसरी खबर पर, जो बेहद जरूरी भी है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। आपको बता दें, फर्रुखाबाद में लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगातार तेज हो रही हैं और सभी पार्टियों ने इस सीट को जीतने के लिए कमर कस ली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर अब सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में उतर चुकी हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को विस्तार से जानने के लिए हमारे संवाददाता दीपचंद दीक्षित लगातार डटे हुए हैं और इसी क्रम में आज हमारे संवाददाता ने समाजवादी पार्टी युवा जन छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा से चुनावी मुद्दों को लेकर खास बातचीत की है। देखिए ये खास बातचीत। नमस्कार, केकेडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपचंद दीक्षित। इस वक्त हम फर्रुखाबाद में मौजूद हैं। आपको ये बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाते हैं और किन मुद्दों को लेकर के अपने प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर को जिताएंगे। पहले तो आपका केकेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या मुद्दे हैं आपकी बार? देखिए, फर्रुखाबाद का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो विकास का ही है और समाजवादी पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ी, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, और या तो विकास जो गांव-गांव सड़क बनाने की हो, नाली बनाने की हो, रोड की व्यवस्थाएं हो, शिक्षा बेहतर करने की व्यवस्थाएं रही हो। तो इस पर समाजवादी पार्टी ने हमेशा चुनाव लड़ा है और हम इसीलिए फर्रुखाबाद में भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। सांसद जी, भाजपा के सांसद जी कह रहे हैं कि अब की बार 4 लाख पार होंगे। इस बार सांसद जी को भी पता चल जाएगा। हमें लगता है 4 लाख से हारने की बात कर रहे हैं। वो 4 लाख पार होने की बात नहीं कर रहे, वो 4 लाख से हारने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका कारण भी है। फर्रुखाबाद की जनता उन्हें
उन्हें 2 बार से सांसद बनाने का काम करी है। लगभग 10 साल हो गए उन्हें सांसद होने का, और आज फर्रुखाबाद की जनता के हाथ में निराशा ही लगी है। आप किसी भी तरफ चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप कहीं भी उनके द्वारा कराए गए कोई कार्य आपको दिखाई नहीं देगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स अगर शहर की बात करें वो जाम की है। 2-2 फाटक है, रेलवे फाटक हैं, उसके ऊपर पुल है। हमने जानकारी भी प्राप्त करी है कि पुल पर भी स्वीकृति हो चुकी थी, लेकिन कुछ कारणवश सांसद जी की वजह से ही वो पुल नहीं बन पाया। और बहुत आप शहर में घूमेंगे तो बहुत सी परेशानियां आपको दिख रही हैं, जो सांसद अगर चाहते तो वो बन सकते, लेकिन उन्हें काम करने की कोई इच्छा थी नहीं। आप चले जाइए बाढ़ वाले क्षेत्रों में, देख लीजिए गंगा के किनारे जब बाढ़ की स्थिति बढ़ती है तो वहाँ के लोगों की जिंदगियाँ दुर्भर हो जाती हैं। और एक बड़ी मुश्किल से गंगा एक्सप्रेस वे आया था, लेकिन अगर ये सांसद मजबूती से रहे होते, अगर जनता के लिए सोचे होते, तो शायद वो गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से होकर निकलती और वो उनके किनारे रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं लाभ मिलता। लेकिन मजबूत उनके मंत्री हैं योगी सरकार में, खन्ना जी, वो लेकर चले गए और यहाँ के लोग तरसते रहे, देखते रह गए। और इन सांसद जी का मैं बताऊँ कि जब से मैं यहाँ हूँ देख रहा हूँ कि कहीं भी जनता में कोई काम इनके द्वारा किया गया नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो इलाज के लिए व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर इनके पास गया था और उसे किस भाषा में बात कर रहे हैं, उसे धमकी दे रहे हैं, और इन्हें लगता है, इन्हें इतने के बाद भी इन्हें भरोसा लग रहा है कि जनता इस बार इनको वोट करेगी। आप बताइए, घमंड में भी आप बात कर रहे हैं, आप जो है उसे धमका भी रहे हैं, वोट देने ना देने की धमकी भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा क्लियर हो चुकी है। ये जनता के लिए काम नहीं करना चाहते हैं और इस बार जनता भी मन बना लिया है कि इस बार हम वोट डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी को देने का काम करेंगे, उन्हें सांसद बनाने का काम। सबसे बड़ा भाई, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, नवल किशोर साक्य जी एक जनसभा कर रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने जय श्री राम की नारे लगा दी, तो अपने गणन के द्वारा उसको वहां से जनसभा से हटवा दिया था। क्या राम विरोधी है? नहीं नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो यह कि किसी सभा में वो भाषण चल रहा था, उस बीच में प्रायोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया गया था, और डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी ने अगर उस व्यक्ति से, अगर वहाँ के लोगों से पूछेंगे तो वो व्यक्ति पूरे नशे में था, और नशे वाला व्यक्ति, उसे पूरी तरीके से प्रायोजित करके भेजा गया था। लेकिन हम किसी के विरोधी नहीं हैं। समाजवादी पार्टी हर धर्म, हर मजहब को मानने वाली पार्टी है। हमारी आस्था हर धर्म में है, हम हर धर्म लोगों को स्वीकार करते हैं। वो 20 सभा में जिस तरीके से वो कृत किया जा रहा था, अगर आप भी होते तो उन्हें रोकने का काम करते। किसी ने भगाया नहीं, किसी ने मारा नहीं, किसी ने अपशब्द नहीं कहा। सिर्फ उस सभा में जो काम चल रहा था, मीटिंग हो रही थी, भाषण हो रहा था, उसमें उनको प्रायोजित तरीके से भेजा गया था कि उस सभा को डिस्टर्ब किया जाए। नहीं, वीडियो में साफ दिख रहा है कि इसको भगाओ यहाँ से। आप इसे भी पता करिए, वहाँ गाँव के लोगों से मैंने भी पता किया, आप भी पता करिए, ये जनता के बीच में वो उतना ही वीडियो क्यों वायरल किया गया? उसके बाद का भी तो वीडियो था, उसे भी वायरल किया जाता। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है। आप बताओ, मंत्री लगा रहे हो, मंत्री वीडियो लगा रहे हैं, वो व्यक्ति पूरे नशे में था, शराब के नशे में था वो व्यक्ति, और जिस तरीके की हरकत कर रहा था, क्या उसे क्यों नहीं दिखाया आप मीडिया को? वो भी तो इस तरीके से आप गठबंधन की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन है आपका, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए कि ब्राह्मण भी साथ नहीं आ रहा है, वो कांग्रेस के अभी तक साथ नहीं दिख रहे हैं। देखिए, सभी लोग हमारे साथ हैं, सभी लोग प्रचार कर रहे हैं। कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसी जाति के लोग नहीं हैं जो आज फर्रुखाबाद के अंदर या देश के अंदर समाजवादी पार्टी और गठबंधन को अपना बहुमूल्य वोट ना दे रहा हूँ। सभी धर्म के लोग आज इतना बेरोजगारी फैल चुका है। बेरोजगारी सिर्फ उन्हीं लोगों में नहीं है जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, ये बेरोजगारी पूरे देश में फैली हुई है। सारे देश के लोग पीड़ित हैं, जिनके बच्चे आज पढ़ के ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, उनके बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। अभी आपने देखा बीच में यूपी पुलिस की भर्ती आई, आरओ की भर्ती आई, ये भर्ती पेपर लीक में के भेंट चढ़ गई। और बताइए, न जाने कहाँ कहाँ से नौजवान पेपर देने गए थे, किस परिस्थितियों में पेपर देने गए थे, और ये किसी और ने नहीं कराया, ये भारतीय जनता पार्टी ने के खुद लोगों ने कराया। क्योंकि अगर ये भर्ती अगर होती तो इन्हें रिजल्ट भी देना पड़ता, और जब उनको नौकरी देने की मंशा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, तो पेपर कहाँ से होंगे? आप बताओ, उत्तर प्रदेश में लगभग 10 से 12 ऐसे एग्जाम हैं, महत्वपूर्ण एग्जाम हैं, जिनके पेपर लीक हो चुके हैं। क्या फर्रुखाबाद वाले नकल माफिया पे कार्रवाई होनी चाहिए? अरे, नकल माफियाओं पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो कोई भी नकल कहीं भी करा रहा हो तो उस पर स्वाभाविक सी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी सोच ये है कि अगर प्रदेश सरकार अपने आप को बहुत मजबूत सरकार कहती है और उसके सरकार में 10 से 12 ऐसे एग्ज़ाम हो,
महत्वपूर्ण एग्जाम उसके पेपर लीक हो गई हो, तो इससे बड़ी कमजोर सरकार देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कभी बनी नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की नाकामी है। अगर आप कहते हैं फर्रुखाबाद मतलब कहीं भी विकास नहीं हुआ, फिर भी 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इस बार हैट्रिक तो नहीं लगेगी। जनता को एक बार के बाद दूसरी बार भरोसा हुआ था और दूसरी बार इन्होंने बरगलाया था न जाने कौन कौन से मुद्दे लाकर। लेकिन इस बार फर्रुखाबाद की जनता जान रही है कि जो 2 बार में विकास नहीं कर पाया, और यही की बात नहीं, पूरे देश की बात है। आप पूरे देश में उठाकर देख लीजिए, शिक्षा का स्तर देख लीजिए, स्वास्थ्य का स्तर देख लीजिए, रोजगार का स्तर देख लीजिए, बिजली पानी सड़क देख लीजिए। आप कहीं भी घूम आइए, कहीं ना कहीं आपको निराशा दिखेगी इन 10 सालों में। और देश के ऊपर और देश के प्रति व्यक्ति के ऊपर इतना कर्ज हो चुका है। जिस दिन मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी, उस दिन हकीकत आपके सामने आएगी। आप सोचो, इस देश में इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक बड़ा घोटाला खुला। उस सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये घोटाला खुला। आप बताओ, छापे तब तक उन व्यापारियों पे डाले गए जब तक उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दे नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी। क्या ये घोटाला नहीं है? ये घोटाला है। आप बताओ, देश में कोरोना जैसी महामारी आई, उस समय आप व्यवस्थाएं नहीं दे पाए, उस समय दवाइयाँ नहीं दे पाए, उस समय लोगों को इंजेक्शन नहीं उपलब्ध हो पाई, लोग तिल तिल कर मरते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी है। और इस बार जनता, जो सम्मानित जनता है, चाहे वो फर्रुखाबाद की हो या पूरे प्रदेश और देश की हो, वो जनता समझ रही है अगर उनके बच्चों के पास रोजगार नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा, तो ये देश कहाँ जा रहा है, कैसे उनको लाभ मिल पाएगा। तो इस बार की जनता मन बना चुकी है और इस बार की जनता मुद्दे, विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर वोट करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को फर्रुखाबाद ही नहीं पूरे देश से हटाने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है कि कांग्रेस हो या कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता अभी तक क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, न साथ आ रहे हैं। आप बताइए, अभी आगरा में माननीय राहुल गांधी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी एक रैली कर ली। रैली में सारे कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहे और हर जगह कार्यकर्ता अपनी अपनी स्तर पे अपनी अपनी जगहों पर मीटिंग और रणनीति बना रहा है। हमारे प्रत्याशी का नामांकन होना और अंदर खाने सब हमारी स्ट्रेटजी चल रही है, हमारी स्ट्रेटजी तैयार है। और कांग्रेस के लोग हों, चाहे हमारे जितने घटक दल हैं जो हमारे गठबंधन में हैं, वो सारे लोग बड़ी मजबूती से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए प्रयासरत है। और आप देखिएगा, आप चुनाव जब जैसे नामांकन करीब होता आया जाएगा, नामांकन हमारे प्रत्याशी का होगा, उसके बाद आप देखिएगा कि पूरी तरीके से आपको माहौल इस फर्रुखाबाद का पूरी तरीके से गठबंधन के प्रत्याशी की जीत की तरफ दिखाई देता, आपको दिखाई देता। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। दीपचंद दीक्षित, केकेडी न्यूज़, फर्रुखाबाद। नमस्कार, केकेडी न्यूज़